हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, हम लोग ने रिसेंटली एक चैप्टर कंप्लीट किया था, जो है चैप्टर नंबर 1, क्वालिटी कंट्रोल को लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज फ्रॉड, कंसिडरेशन ऑफ लॉस, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑडिट। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सारे टॉपिक्स अपने कहां कवर होने वाले हैं? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में अपना पूरा जो फोकस रहेगा, इट विल बी ऑन एसए 240, 250, एसए 260, 299 एंड 402। दोस्तों, आप अब बात जान ही चुके होंगे कि सीए फाइनल ऑडिट न्यू सिलेबस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, मेजर फोकस इज गिवन ऑन क्लैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हमारा यहां पे काम जो है वो बहुत सिंपल है। पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स को, ये जो चैप्टर्स में दिए गए हैं, डिटेल में पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम 100% लेके आओ। आपके केस स्टडीज, एमसीक्यूज बहुत आसान हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स की समरी बनाई थी, we are going to do the same in this chapter as well. So are you guys excited to start with the second chapter now? Absolutely yes sir. चलिए, सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे चैप्टर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम लोग कौन से एसेस की बात करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। एसे नंबर 240, एसे नंबर 240 के बाद एसे नंबर 250, एसे नंबर 260, एसे नंबर 299, एसे नंबर 402। तो ये जो है दोस्तों, ये सारे एसेस हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। 240, 250, 260, 299 and essay 402. So let us first start with essay number 240. क्या कहता है 240? So this talks about auditors responsibilities in relation to फ्रॉड। अब देखो, ये स्टैंडर्ड तो हमने डिटेल में इंटर में पढ़ा भी है। एक बार इसको यहां पे इंस्टीट्यूट बोलता है कि और एक बार पढ़ ले बेटा, क्योंकि अब तू सीए बनने वाला है तो तुझे इन स्टैंडर्ड्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है गुरु। चलो बच्चों, सो ऐसे 240 के बारे में बात करते हैं। पहली बात, आप ये समझ लीजिएगा कि जब हम लोग अपना ओपिनियन देंगे, फर्स्ट थिंग दैट इज, जब हम लोग अपना ओपिनियन देंगे तो हम लोग ओपिनियन देने के लिए क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं ओपिनियन देने के लिए? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साथ में लिखते जाओ बच्चों, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम material misstatements whether due to fraud or error. Now this is very important. ऐसे 240 को स्टार्ट करने के पहले आपको यह बात बहुत बढ़िया क्लियर होना बहुत जरूरी है कि whenever we are going to express our opinion on the financial statements, वो ये कहता है कि the accompanying financial statements should be free from material misstatements whether due to fraud or error. मतलब भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होना तो चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से रिलेटेड हो या वो एरर से रिलेटेड हो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
तभी हम लोग अपना ओपिनियन देंगे कि वेदर दिस अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर। क्या यह बात आपको समझ में आई? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ इसके अंदर आप समझिए, इधर हम लोग एक टर्म देखते हैं फ्रॉड, इधर हम लोग एक बात देखते हैं फ्रॉड। फ्रॉड और एरर की अगर अपन बात करें सो दोनों में अंतर क्या है? अगर अपन देखें फ्रॉड के बारे में बेटा, तो व्हाट इज फ्रॉड? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉड। अगर अपन बात करें तो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, इसको बोलते हैं फ्रॉड। समझा क्या कुछ? तो दिस इज फ्रॉड। बट अगर अपन बोले व्हाट इज एरर, तो एरर इज व्हाट अदर देन फ्रॉड। एरर इज व्हाट इज एरर? इट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट। इट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट। अपना कोई भी इंटेंशन नहीं है कि भाई गलती हो गई। तो आप समझिए यहां पे एरर जो है ना, ठीक है हो गया अनइंटेंशनल एक्ट, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है हो गया, मान लिया गलती हो गई, चल ठीक है ना, क्या करते हैं अभी। बट फ्रॉड में क्या बोला है भाई? इंटेंशनल एक्ट, इलीगल या अनजस्ट एडवांटेज, धोखा देके गलत फायदा उठाना, इसको अपन ने क्या बोला भाई? दिस इज फ्रॉड। ऐसा उसको बोलेंगे दिस इज व्हाट इज फ्रॉड। तो होता क्या है ना कि दिस इज डन, जो ये फ्रॉड है ना भाई, दिस इज डन इन व्हाट डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। दिस इज डन इन व्हाट वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एकदम सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है फ्रॉड, सोच समझ के, एकदम शातिर दिमाग लगा के। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस इज ऑडिटर्स को इट बिकम्स डिफिकल्ट, ऑडिटर्स को इट बिकम्स व्हाट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड असेस the risks of material misstatement due to fraud. It becomes very difficult for the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to the risks of material misstatements which has been caused due to fraud. Becomes difficult to implement audit procedures to discover such frauds and then to respond appropriately regards to this material misstatement. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या बोला? इन सब चीजों के वजह से व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? आई सेड 3 थिंग्स, आपको ध्यान में भी नहीं होगा, मैंने 3 चीजें बोली। यहां पे ऑडिटर को 3 बातें हो रही है भाई, 3 मुश्किलें ऑडिटर को यहां पे देखने को मिल रही है। 1, 2 एंड 3, 3 मुश्किलें यहां पे ऑडिटर को देखने को मिल रही है। वो क्या है? नंबर 1, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। स्पेसिफिकली फ्रॉड को लेके वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भाई हम लोग कैसे डिस्कवर करें यार? क्योंकि हमने क्या बोला? इट इज डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। अरे भाई मतलब एकदम शातिर दिमाग लगा के ये लोग करते हैं यार काम। तो ऐसे केस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही नहीं, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence, बराबर, to obtain what sufficient and appropriate audit evidence in regards identified risk of material mistake, also to design
एंड इंप्लीमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है ना, ये दिक्कत जा रही है हम लोग को कि भाई फ्रॉड जो है ना, अब देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे ढूंढे बाबा, और यार फ्रॉड करे क्योंकि एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में कराना उसको फ्रॉड, एकदम कंसील शातिर तरीके से, मतलब कैश को वो दिखाएगा नहीं, इनकम दिखाएगा नहीं, फिर स्क्रैप सेल दिखाएगा नहीं, टीमिंग एंड लीडिंग करेगा, बराबर के नहीं। तो कुछ भी करके वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। आज तू समझ बात को। तो वो रिस्क को ढूंढ के निकालना, उन रिस्क के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को पाना, या उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जो प्रोसीजर्स हम लोग को चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिस्कवर दोस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वही नहीं, उसके बाद क्या होता है, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, बराबर के नहीं, दैट ऑल्सो बिकम्स व्हाट वेरी डिफिकल्ट। तो यार इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कि जब ये फ्रॉड होता है तो ऑडिटर्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो इसीलिए दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, यहां पे एसए 240 आता है और बोलता है दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए नंबर 240। these becomes what the objectives of SA 240। SA 240 बोलता है फिकर नॉट, आई एम हियर, डोंट वरी व्हेन SA 240 इज हियर, व्हाई टू फियर व्हेन SA 240 इज हियर। तो वो बोलता है तुमको कैसे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है इन रिलेशन टू फ्रॉड, आई विल हेल्प यू। आपको ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है, आई विल हेल्प यू। कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, आई विल हेल्प यू। हाउ टू रिस्पॉन्ड, आई विल हेल्प यू। यू डोंट वरी एट ऑल। अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, आ जाओ पढ़ा दूंगा। अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे प्राप्त करना है, आ जाओ सिखा दूंगा। अरे ऐसा काम है रे ये। तो भाई दिस इज व्हाट इज एसए 240 ऑब्जेक्टिव। समझा गया? तो बेटा थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आएगा। सो क्या कह रहा है देख, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसए 240 डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर in relation to what fraud in an audit of financial statements. It assists the auditor in doing what? It assists the auditor in doing what? Identifying and assessing the risks of material misstatement due to specifically, क्या लिखा हुआ है? Due to specifically, क्या लिखा हुआ वहां पे? And not only that, it assists in, second point क्या लिखा है? Designing procedures to detect such misstatements. This is what is it. तो इसीलिए अगर आप फिर से इसके ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। समझा गया? सिंपल एकदम। सो क्या हुआ यहां पे, so identify and assess the risks of material misstatement, specifically due to fraud, obtain audit evidence by designing and implementing appropriate responses and to respond appropriately. So this is what is the intention of essay number 240। जमी बात बिल्कुल। Now what is the meaning of the term fraud? क्या बोला अपन ने, फ्रॉड क्या है? So fraud, dear friends, is an intentional act done by one or more, कोई भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, एम्प्लॉइज, थर्ड पार्टीज, कोई भी, with the use of deception to obtain unjust or illegal advantage। जानबूझ के, इंटेंशनल मतलब क्या, जानबूझ के कोई भी हरकत करी गई हो गलत फायदा उठाने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एज व्हाट, फ्रॉड। आगे बढ़ते, मिसस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपन ने क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम सही लाइन है भाई। वो क्या बोल रहे हैं यहां पे, मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोला उसने, in the financial statements, misstatements in the financial statements can be because of what, fraud or error।
भाई मिस स्टेटमेंट्स कैसा भी हो सकता है, फ्रॉड के वजह से भी हो सकता है या एरर के वजह से भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और इट कैन बी बिकॉज ऑफ एरर। अपने को ऐसे 240 के हिसाब से किस पे फोकस रखने का है? ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? फ्रॉड। ऐसे 240 में ओपिनियन देने के लिए, फॉर ओपिनियन, क्या बोला अपन ने? फॉर ओपिनियन, टू गिव द ओपिनियन, अपने को देखना है कि वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बी इट फ्रॉड और बी इट एरर। ओपिनियन के लिए दोनों देखने का है मेरे को, समझा क्या बात? यस। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर? इज द अंडरलाइंग एक्शन। अंडरलाइंग एक्शन, वेदर इट इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। भाई अगर ये इंटेंशनल है सो दिस वी कॉल इट एज फ्रॉड। भाई अगर ये अनइंटेंशनल है तो दिस वी कॉल इट एज एरर। The auditor is concerned with fraud that causes a material misstatements in the financial statements. So yes, we are concerned with fraud, but for purposes of SA 240 only, not for the purpose of opinion. For opinion हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओपिनियन के लिए वो चाहे फ्रॉड हो या वो एरर हो, ओपिनियन के लिए दोनों कंसिडर करेंगे। हाँ, ओपिनियन के लिए दोनों, बट ऐसे 240 के लिए ओनली फ्रॉड। गॉट इट? गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, सो ये अपना क्या हो गया? ऐसे 240 के बारे में बात हो गई, सही है एकदम। अभी सो यहां पे अपन बात करते हैं ऐसे 240 ओनली एंड ओनली बेटा, ओनली एंड ओनली फ्रॉड। अब ये डन हो गया, ये डन हो गया क्या? ऐसे 240 ओनली एंड ओनली फ्रॉड। ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते, बोलो कुछ तो। हे गाइस कम ऑन। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहां पे कहते हैं हम लोग जब फ्रॉड की बात कर रहे हैं, सो यहां पे कहा गया है कि देयर आर टू टाइप्स। हाँ, अभी ध्यान से सुनना। फ्रॉड की पहले और थोड़ा जनरल बात करते हैं। फ्रॉड जो है ना सर, इधर ध्यान दीजिएगा। फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है? देयरफॉर एज पर SA 240, auditor is concerned with those frauds that causes financial statements to be materially misstated। मतलब क्या है? फ्रॉड ये जो है ना भाई, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट, मतलब इट कैन हैपन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट कैन हैपन इन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला भी मामला। तो अपन को फोकस क्या करना है कि भाई ऐसे ही फ्रॉड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजाती हो। नो डाउट फ्रॉड ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चिपका दिया आप लोगों को, तो ये भी तो फ्रॉड हुआ ना। सही बात है एकदम। पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अपने को ऐसे एम्प्लॉय ने हाफ डे लेके फुल डे का मार्क किया, अपने को कोई लेना देना। अपने को सिर्फ कौन से फ्रॉड के ऊपर फोकस रखने का है? ऐसे फ्रॉड विच कॉजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यस टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। मेरे को बाकी फ्रॉड का कोई लेना देना है ही नहीं बॉस, समझा क्या? ऐसे फ्रॉड के ऊपर फोकस करेगा दैट कॉजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। गुड एकदम, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। सो अब अगर we are focused specifically on those frauds that causes financial statements to be materially misstated, तो ऐसे यहां पे समझो there are
two types there are two types of material misstatements. ऐसे दो टाइप के मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स दैट कॉजेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसे दो टाइप के. सो क्या लिखा हुआ है वो? द टू टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स which become relevant to the auditor is what? Number one, misstatements resulting from fraudulent financial reporting and misstatements resulting from misappropriation of assets. So क्या लिखेंगे यहां पे सर अपन? दो टाइप के मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से? एक फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. सो ऐसे दो टाइप के मिसस्टेटमेंट्स है. तो ऐसे 240 क्या बोलता है? फ्रॉड. बट फ्रॉड ये ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है. उसके अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स के ऊपर फोकस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. सो ऐसे दो टाइप के material misstatements which are relevant to the auditor is number one, that causes fraudulent financial reporting. That is to say, financial statements are intentionally fraudulently reported, बराबर. एंड दूसरा misappropriation of your assets. So ये दो misstatements becomes what relevant to me as an auditor under SA number 240. बहुत बहुत बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है सर, सही है. सो क्या हुआ यहां पे? फ्रॉड ड्यू टू मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स व्हाट? क्या क्या? इट इन्वॉल्व्स इंसेंटिव, प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, अपॉर्चुनिटी टू डू सो एंड सम रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट. ठीक है ना? सो एंड सम रैशनलाइजेशन. तो इनके वजह से फिर चाहे ये कुछ भी हो, इन दोनों के कॉमन रीजंस क्या है? इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, मौका, या सम रैशनलाइजेशन. तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं. इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जिस्ट व्हेन मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड और इनसाइड द एंटिटी टू अचीव अनएक्सपेक्टेड और परहैप्स अनरियलिस्टिक अर्निंग्स, टारगेट और फाइनेंशियल आउटकम, particularly since the consequent to the management for failing to meet financial goals can be significant. मतलब आपके ऊपर इंसेंटिव या प्रेशर क्या है कि बॉस कुछ भी कर लो, आपको क्या करना है? आपको वो टारगेट्स अचीव करने हैं. तो इफ यू वांट टू अचीव दोज व्हाट टारगेट्स, अनरियलिस्टिक गोल्स, बराबर के नहीं, सो बॉस यू विल कमिट व्हाट? फ्रॉड. उसके बाद सिमिलरली individuals may have an incentive to misappropriation of assets, for example because individuals are living beyond their means. बराबर औकात से बाहर, लिविंग बियॉन्ड देयर मींस, जितना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट वैसी लाइफस्टाइल अगर हम लोग जी रहे हैं तो उस लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए व्हाट दे विल डू? दे विल कमिट फ्रॉड्स. उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड्स may exist when individual believes that internal controls can be overridden, for example because he is in a position कि उसके ऊपर इतना भरोसा है of trust or he has the knowledge about the deficiencies in internal control. उसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? बिलीव कर रहे हैं. लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स मतलब क्या? उसको क्या बोलेंगे? लाइफस्टाइल अबव नॉर्मल इनकम, इसीलिए फ्रॉड कर रहे हो. इधर क्या हो रहा है? ट्रस्टेड पर्सन है, देयरफॉर ही कैन डू.
और knows deficiency in internal control. That is why he is doing this fraud. तो एक तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स अचीव करने हैं, या वो ट्रस्टेड पर्सन है नोइंग द डेफिशिएंसीज. उसके बाद इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू रैशनलाइज कमिटिंग फ्रॉड्स, fraudulent act. Some individual possess attitude, character or ethical values that allow them knowing to intentionally to commit dishonest act. However, even otherwise dishonest individuals can commit a fraud in an environment that imposes what sufficient pressure on them. मतलब लोगों के ना खून में होता है, बराबर के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों के इन देयर ब्लड, दिस इज व्हाट दे फील इज नॉर्मल. अरे हाँ ठीक है ना, चोरी कौन नहीं करता है यार आज के तारीख में. आप लोग आर्टिकल्स क्या करते हो, अरे सर ऑफिस का माल अपना माल, ऑफिस का पेन ड्राइव मेरा पेन ड्राइव, ऑफिस की हार्ड डिस्क मेरी हार्ड डिस्क, ऑफिस का प्रिंटिंग पेपर मेरा प्रिंटिंग पेपर. एटीट्यूड इज लाइक दैट, इट्स इन देयर ब्लड. वी आर्टिकल्स वी हैव इट इन आवर ब्लड कि ऑफिस का माल अपना है भाई, ऐसा ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के एटीट्यूड्स ऐसे होते हैं. सो इन सारे रीजंस के वजह से व्हाट हैपेंस इज दे कैन कमिट व्हाट, फ्रॉड. समझ में आया बात को. सो इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, रैशनलाइजेशंस अबाउट द एटीट्यूड्स, तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है. इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग और विस्तार में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स इससे लेके अलग अलग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में. यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? वेरी गुड. नाउ एक एक चीज को अभी अपन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी कॉज्ड बाय द एंटिटीज. कैसे आप लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप करते हो, हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी कॉज्ड बाय द एंटिटीज, हाउ एक्चुअली दे डू. सो इसके अंदर तीन हिस्से. नंबर वन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन or alteration of accounting records, misrepresentation or intentional omission from the financial statements, or intentional misapplication of accounting principles relating to the amounts classification, presentation or disclosure. So यहां पे क्या क्या हुआ, तीन बातें अपन देख रहे हैं यहां पे. देखो भैया, मजाक मजाक में बहुत ही बढ़िया सा चार्ट हो रहा है. एरर के बारे में तो अपने को बात करनी ही नहीं है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस एसे ऑब्वियसली, ठीक है. अभी ये ऐसे हो रहा है. आज सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन. ठीक है. तो आपने डॉक्यूमेंट्स को ही क्या कर दिया, मैनिपुलेट, चेंज, टैंपर कर लिया. मतलब 500 का इनवॉइस बता दिया 5000. समझ रहे बात को. तो मैनिपुलेट कर दिया, फॉल्सिफिकेशन, झूठे डॉक्यूमेंट्स लाके दे दिए, बराबर है. तो एक तरीके से उस बेसिस पे आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज इंटेंशनल ओमिशन और मिसरिप्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब यहां तो आपने फर्स्ट, इसमें तो आपने मैनिपुलेट किया, झूठा दिखाया आपने, मतलब फॉल्सिफिकेशन. इधर तो आपने जो हरकतें हुई वो तो आपने पूरी गायब ही कर दी. मतलब यू ओमिटेड इट ऑल टुगेदर और मिसरिप्रेजेंटेड इट. मतलब बैड डेट्स आर शोन एज गुड डेट्स. समझ रहे बात को. तो आप क्या कर रहे हो कि एक तो उसको दिखाई नहीं रहे हो, आप दिखा रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हो.
तो इसके वजह से भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है। तो मैन्युपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन मतलब आप रिकॉर्ड अल्टर कर रहे हो। सेकंड में आप जो दिखा रहे हो बराबर वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसको बराबर, या तो मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म इज शोन एज शॉर्ट टर्म, बैड इज शोन एज गुड, डेट्स ऐसा कर रहे हो आप लोग। तो आप समझिए देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन। एंड तीसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा, देयर इज इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ठीक है, इंटेंशनल होना बहुत जरूरी है। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जानबूझ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत यूज करना। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जब सर्टन हो जाए तब आप बुक करिए, तब रिकॉर्ड कीजिए, बट आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई, अगर आप ये रेवेन्यू बुक कर देगा तो मेरे को जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, मेरे को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता हूं अभी, मैं उसको पोस्टपोन करता हूं। क्या कर रहे हो भाई, जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही आप फॉलो नहीं कर रहे हो, एएस को फॉलो नहीं कर रहे हो ऑन पर्पस। तो इस सबसे क्या हो रहा है ना, आप समझिए देयर इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना बॉस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। समझा अभी बात को, एकदम सही है। सो ये यहां पे लिखा हुआ है। तो हाउ इट इज कॉस्ट, कॉस्ट मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, हाउ इट इज डन, हाउ इट इज डन, हाउ इट इज कॉस्ट, हाउ यू क्रिएट दिस फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझा क्या बात को, एनीवन एनी क्वेरी? तो चलिए इसको इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मतलब कर ही रहे हो साथ में, बट इसको और जैसा स्पेस वेस मैनेज करना है उसको लिखिए इसको अच्छे से। चलो अब क्या है आगे तो बस क्या एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स, क्या क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स है कि अभी ये तो समझ में आ गया आपको। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी वो तीनों है, इट इन्वॉल्व्स नंबर वन मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। मैनेजमेंट क्या करेगा, ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स, वेरी गुड। मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स that otherwise may appear to be operating effectively. Fraud can be committed by management overriding controls such as techniques such as, तो इन सब में क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या करेगा, इसको कंट्रोल्स जो भी तीनों के लिए लगाए गए थे ना, इन तीनों के लिए जो भी कंट्रोल्स लगाए गए थे, मैनेजमेंट क्या करेगा इसको, मैनेजमेंट विल डू व्हाट, मैनेजमेंट विल ओवरराइड कंट्रोल्स टू अचीव दिस। और इसके जो एग्जाम्पल्स है फिर अपन लिखते हैं, इट इज ऑन पेज नंबर 2.3। चलो चलो चलो, इसके एग्जाम्पल्स किधर है, पेज 2.3, सही है। सो क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं, आइए जरा चोरी करने के तरीके सीखते हैं सब पढ़ा हुआ है ये बचपन में यार, मस्त है एकदम। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, फिक्टिशियस मतलब फेक, झूठे झूठे, particularly close to the end of the accounting year to manipulate operating results or to achieve other objectives. एग्जाम्पल जो किया था किसने, सत्यम कंप्यूटर्स ने। क्या किया उन्होंने,
एफडीज जो है नहीं, वो एफडीज उन्होंने बता दी कि इतनी एफडीज है हमारी, समझेगा बात। एफडी जितनी है नहीं उतनी बता दी कि हमारे पास उतने एफडीज है, इतना सेल बता दिया कि जितना उतना है नहीं करके। तो ऑल द पोजीशंस वर व्हाट इन्फ्लेटेड, सो रिकॉर्डिंग व्हाट फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द अकाउंटिंग ईयर। तो ईयर एंड में, इसलिए आप यूजुअली ईयर एंड स्क्रूटिनी करते हो ना, वो इसी पर्पस के लिए है कि साल के अंत में टारगेट्स जो आपके अचीव नहीं हुए हैं उसको कैसे अभी हम लोग दिखा दे कि हाँ हमने टारगेट्स अचीव किए बाय रिकॉर्डिंग फेक फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। अगर आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप क्या कर लोगे, खर्चा बता दोगे ईयर एंड पे। तो बहुत सी बार क्या हो जाता है, आप फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को आप बुक करते हो। उसके बाद इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग व्हाट, एडजस्टिंग assumptions और चेंजिंग जजमेंट्स टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस। मतलब इधर अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल वेदर टू क्लासिफाई बैड और गुड डेट्स, मतलब वेदर द डेटर्स आर गुड और बैड, अब आपके मर्जी से आप इसको दिखा रहे हो। मतलब आप यूजुअली आप क्या करते हो, आप बता दो कि अगर वो 1 ईयर के ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर गया है तो इट इज नॉन करंट, बट अगर उसके अंदर है तो करंट, आपने कहा चलो ठीक है। बट 1 ईयर के बाद अगर उसका रिकवरेबिलिटी नहीं हो रहा है तो आपने उसको क्लासिफाई करना है एज व्हाट, इट इज अ बैड डेट। बट आप अभी क्या बोल रहे हो, आपको फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखाना है, तो आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, अभी हम लोग इसको गुड ही दिखाएंगे, इवन दो इट इज बैड यू आर शोइंग इट व्हाट गुड। तो आप क्या कर रहे हो, जजमेंट से अजम्पशंस आप क्या कर रहे हो, आपके मर्जी के हिसाब से आप उसको चेंज कर रहे हैं ना। सो दैट इज व्हाट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज व्हाट इज नॉट राइट। समझेगा बात को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग recognition in the financial statements of events and transactions that have occurred during the reporting period। आप क्या कर रहे हो, omitting, delaying, advancing, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लो अपना क्या बोल रहे हैं अपन, लेटर से अपने को ऑलरेडी अपना 38 लाख रुपीस का सेल हो चुका है, अभी और 4 लाख का सेल जो है अपन क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं टू अवॉइड compliance, to avoid compliance of GST। अच्छे से लिखता हूं, मतलब इग्नोरिंग एक्स्ट्रा सेल्स above limit to avoid compliance with GST और टैक्स ऑडिट एक्सेट्रा। तो इसलिए जानबूझ के अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, उसको अपन उसको शो ही नहीं कर रहे अपन, जाओ बोले दिखाना ही नहीं अपन को उसको। तो ऐसी बात। सो ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस। नेक्स्ट, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स that could affect the record amounts recorded, affect the amounts recorded, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो उसको, बराबर है। दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फैक्ट है इन रिगार्ड्स टू व्हाट, गोइंग कंसर्न, आपकी बैंड बजी पड़ी है बट आप उस फैक्ट को आप दिखाई नहीं रहे हो, तो आपका गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हुआ है, दैट्स अ फैक्ट, बट आप उसको दिखाई नहीं रहे हो। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऑन क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूज दिखाते हैं। बट अगर वो गोइंग कंसर्न आपका वैलिड नहीं है तो हम लोग रियलाइजेबल वैल्यूज पे दिखाते हैं। तो आप वो फैक्ट को क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हो, बोले काय काय को दिखाने का, अमाउंट्स अफेक्ट हो जाएंगे ना, तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा। सो नॉट डिस्क्लोजिंग दोस फैक्ट्स। आई बात समझ में? कोई जो है ना डेटर टर्न्ड इनसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो गया,
तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में अपने को उसको प्रोविजन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो ये फैक्ट्स ही आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, engaging into complex transactions to misrepresent the financial position or financial performance of the entity, holding subsidiary group companies के साथ, related parties के साथ unnecessary इतने transactions करने के, बराबर, related party transactions, unnecessary matter को क्या करने का, complicate करने का, ऐसे। एंड लास्ट में altering the records and terms of significant and unusual transactions. About what? Unusual transactions जो आप रोजाना नहीं करते हो, उनके क्या कर लेने के, टर्म्स अल्टर कर लेने के, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये एग्जांपल्स भी बच्चा लिख के रखना। सो दिस इज हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी व्हाट अचीव्ड बाय द एंटिटी। ठीक है, तो फेक जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, या अजम्पशंस या जजमेंट्स को चेंज करने का, डिले, ओमिट या एडवांस करना अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन आइटम्स, नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स एट ऑल। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हो जिसके माध्यम से थ्रू दैट यू कैन अचीव फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्लीज राइट द एग्जांपल्स। चलो, सिंपल है ना, एकदम सही है। डन। चलो, सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में बी अकम्प्लिश्ड बाय एंटिटीज। अभी अपन ने क्या अचीव किया, हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डन, करेक्ट है। अब अपन बात करेंगे सेकेंड टाइप, जो है बॉस, आप लोग जो है ना, ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, आप इसको कैसे अकम्प्लिश, मतलब इसको कैसे आप अचीव करेंगे, बराबर एकदम, यस सर। सो इसके बारे में अभी बातचीत करेंगे, सिंपल एकदम। सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स व्हाट, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट। थेफ्ट मतलब क्या बोला, थेफ्ट मतलब स्टील, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए मैंने, बट ठीक है। थेफ्ट मतलब क्या, स्टीलिंग ऑफ कंपनीज एसेट्स, एंड इज ऑफन परपेट्रेटेड बाय employees in relatively small and immaterial amounts. It can also involve what, management, who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in the ways that are very difficult to detect. सही है एकदम। So this is accomplished in variety of ways. So accomplished in variety of ways including. So ये यहाँ पे वापस से क्या हो गए, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, हाउ यू एक्चुअली डू दिस। क्लियर एकदम, यस सर। सो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, फर्स्ट इज एम्बेजलमेंट ऑफ व्हाट, रिसीट्स, पैसों की हेराफेरी करना, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑन कलेक्शंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल और डाइवर्टिंग द रिसीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट्स टू पर्सनल बैंक अकाउंट्स। एम्बेजलमेंट मतलब क्या करना है, एम्बेजलमेंट मतलब हम लोग कहते हैं उन रिसीट्स की हेरा फेरी करना, हेरा फेरी, हेरा फेरी, इन रिसीट्स की क्या करना, हेरा फेरी करना। इधर लिखते हैं, चलो, हेरा फेरी करना, ठीक है। सो दैट इज एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स। मतलब आप समझिए, कैश सेल्स recorded as what, credit sales, recorded as credit sales, खत्म हो गया बात। कैश सेल्स को क्या करा, recorded as what, credit sales। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बराबर, खत्म। फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज,
स्टीलिंग स्क्रैप फॉर रीसेल, ऐसा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड बाय द एंटिटी। मतलब आप समझिए, ऑर्डरिंग फॉर पर्सनल यूज इन नेम ऑफ एंटिटी। क्या करा? एंटिटी के नाम पे मंगवाया, बट उसको पर्सनल यूज अपन कर रहे हैं। सो कॉजिंग एन एंटिटी टू पे, बिल किसके नाम पे फटेगा? तो एसेट मतलब कैश यहां पे मिस अप्रोप्रिएट हो गया ना। या तो फिक्टिशियस एम्प्लॉइज है, इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस है, किकबैक से, किकबैक मतलब क्या? कमीशन फ्रॉम द वेंडर्स। किकबैक का सीन क्या होता है आप समझिए, ये यहां पे अपना एम्प्लॉई है, ये जो है यहां पे कौन है? वेंडर है। अपन इसको क्या बोलते हैं? वेंडर को सेल अस एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, हमको इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे दे। वेंडर बोलता है मैं क्यों दूं इसको? तो ये इसको क्या बोलता है कि भाई इसमें तेरा क्या फायदा? तो ये तो बोलता है ठीक है, तो ये बोलता है इन रिटर्न गिव मी सम एक्स्ट्रा मनी, मैं तेरे को हायर प्राइस पे दे देगा। मैं ये बोलता है ऐसे क्यों कर रहा तू? मतलब चुपचाप तू लेना, तेरा फायदा हो रहा ना इसमें। तो इन रिटर्न वेंडर को बोलता है मेरे को थोड़ा फायदा दे, तो आधा फायदा तेरा, आधा फायदा मेरा। जैसे नॉर्मल रेट अगर रहेगा 1 लाख, ये इसको बोलता है अपन इसको सेल करेंगे कितने पे? 1,20,000 पे। इसमें का 10,000 तेरा, 10,000 मेरा। ये जो 10,000 उसको जो हमने एक्स्ट्रा दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज किकबैक। समझा बात को? तो ऐसा ये लोग कंपनी का जो एक्स्ट्रा, ये जो बेटा 20,000 रुपए है ना, ऐसा ये लोग मिस अप्रोप्रिएट कर लेंगे। देखा कैसे कमीने लोग हैं, बराबर। और सेम जो अपन ने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा, यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ऐसा। सो ये बात हो गई, यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये इसके लिए एग्जांपल। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, हम लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर सकते हैं। सो इसके एग्जांपल्स किधर है? सो इसके एग्जांपल्स हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल्स पेज नंबर 2.3। Misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal the fact that assets are missing, have been pledged or authorization. Auditor may suspect that assets are missing or have been pledged without proper authorization. Although auditor may suspect, in rare cases identify, the auditor does not make legal determinations of whether fraud has actually been occurred. Clear? Yes. So ऐसे करके क्या हो जाता है, ये हम लोग ने देखा कि फ्रॉड्स ऐसे हो सकते हैं। सो कमिंग बैक टू फ्रॉड, जो हम लोग ने ये 3 पेजेस में पढ़ा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि अपने को ओपिनियन देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बट उसमें हम लोग बात कर रहे हैं एरर तो अनइंटेंशनल है, तो उसको रखो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। बट
अगर फ्रॉड की बात करें तो ये इंटेंशनल एक्ट है और इसको ढूंढने के लिए बहुत तरह जान पे आती है, तो एक गाइडेंस चाहिए कि कैसे हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग डिजाइन करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे एसए 240 अपने को आके हेल्प करता है। एसए 240 क्या बोलता है? देखो, फ्रॉड एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है, बट अब भी हम लोग सिर्फ उसी फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे दैट कॉजेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो ऐसे केस में दो टाइप के फ्रॉड्स हम लोग को दिखते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, और रिस्पेक्टिवली उसका टॉपिक हम लोग यहां पे देख रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस, बेस्ट। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? अभी ये सब फ्रॉड वॉर्ड का तो बात अपन ने पूरी समझ ली, एकदम विस्तार में हम लोग ने सीख लिया। अब बारी आती है कि आखिर सर ये किसकी जिम्मेदारी है? Whose primary responsibility is to prevent and detect? प्रिवेंट और डिटेक्शन की किसकी जिम्मेदारी? प्रिवेंट एंड डिटेक्ट की जिम्मेदारी किसकी? कौन है वो? फटाफट बात करते हैं इसके बारे में। इट इज विद बोथ TCWG of the entity and management. So the primary responsibility it rests with TCWG and management. ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में जो लिखा हुआ है वो है MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड लिखा हुआ है। It is important that management, with the oversight of those charged with governance, places a strong emphasis on fraud prevention, which may reduce the opportunities to commit fraud that take place, and fraud deterrence. Deterrence मतलब क्या? To reduce, to avoid, to deter, to stop, which could persuade individuals not committing fraud because of likelihood of detection and punishment. This involves commitment to creating a culture of honesty, ethical behavior, which can be reinforced by active oversight by those charged with governance. तो बॉटम लाइन उस पैराग्राफ का क्या कहता है? जिम्मेदारी मैनेजमेंट एंड TCWG की है। ये कैसे करेंगे? एक थोड़ा माहौल बनाएंगे और एथिकल बिहेवियर, कल्चर, एक ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, सो ये किसकी जिम्मेदारी है? TCWG MGMT मैनेजमेंट। इसमें एसए 240 के हिसाब से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फ्रॉड। तो बकायदा ये मेन टॉपिक है जो अपने को लिख के आना है। ठीक है, सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर? आइए जरा समझते हैं। नंबर 1, रीजनेबल अश्योरेंस, फ्रॉड मैनेजमेंट, फ्रॉड एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बॉस, ये जो है एसए 240 का मेन पॉइंट है। चलो, सो क्या लिखा हुआ है? पढ़ा हुआ है, रीजनेबल अश्योरेंस। अपने को क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस बॉस, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी taken as a whole are free from material misstatements, whether caused by error or fraud. ठीक है जी? यस सर। तो हमें क्या चाहिए? that the financial statements should be as a whole free from material misstatements owing to inherent limitations. There is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected. ठीक है, some material misstatements may not be detected even though audit is properly planned and performed in accordance with SS. इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट अपने को चाहिए कि बॉस, रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? फ्रॉड के बारे में। अब बताइए, जो पोटेंशियल इफेक्ट्स, मतलब अपन क्या बोल रहे थे? इंपैक्ट of inherent limitation is significant. significant मतलब क्या कहते हैं? is greater, is impactful when the material misstatements is resulting from what?
और इस केस में क्या हो जाता है आप समझिए, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग a material misstatement resulting from fraud is higher than that resulting from the error. फ्रॉड से हुए मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढना काफी मुश्किल वाला काम है एज कंपेयर टू दैट विच इज हैपनिंग फ्रॉम दी एरर. समझा बात? क्योंकि फ्रॉड ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया गया, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट, धोखा देने की चाह से किया गया, तो बहुत शातिर दिमाग लगाया जाता है. सो इट इज डन विथ व्हाट, एकदम सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट, सच एज फोर्जरी, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, जो भी अपन ने ऊपर पढ़े हैं. Such attempts at concealment may be even more difficult when it is accompanied by collusion. Collusion मतलब क्या? Coming together. Coming together. जब ये मिली भगत होगी है ना, ये जब ये मिली भगत होगी ना, तब that is when you are coming together. मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज इकट्ठा आ गए या एम्प्लॉइज इकट्ठा आ गए, तो भाई इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. So, क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग इज हायर व्हेन इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड. सो कल्यूजन में कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट एविडेंस इज परसुएसिव व्हेन इट इज फैक्ट इन इट इज फॉल्स. उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं. अगर ये मैनेजमेंट फ्रॉड है, देखो ऐसे तो फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट अगर ये management, the risk of not detecting material misstatement resulting from management fraud is again what greater as compared to employee fraud. क्योंकि आप समझिए एम्प्लॉय के ऊपर मैनेजमेंट तो है, बट मैनेजमेंट के ऊपर कौन है? कोई भी नहीं है, तो दिक्कत ना वाला. सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स, बराबर. दे कैन इन अ पोजिशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल. सो इसीलिए और डिफिकल्ट हो जाता है. इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है, when obtaining reasonable assurance the auditor is responsible to maintain what, professional skepticism. professional skepticism मतलब पता है, always be alert to circumstances that indicate possible mistake. हमेशा अलर्ट रहना कि कुछ तो भी गड़बड़ हो सकता है. ऑलवेज बी व्हाट, अलर्ट. ऑलवेज बी व्हाट, अलर्ट, कि मैनेजमेंट ऐसा कुछ गड़बड़ कर सकता है. तो ऐसे 240 बोलता है कि बॉस, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी फ्रॉड वाला अगर मामला आपको नजर आता है, तो भैया क्या कीजिएगा, आपने ये बातें फॉलो कीजिए कि भाई तुम ध्यान रखो कि आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस that financial statements are free from material misstatement, be it because of fraud or because of error. That is point number 1. नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई अगर फ्रॉड की बात करें ना, तो फ्रॉड का इंपैक्ट ग्रेटर है, and the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher as compared to error, because fraud ये sophisticated, carefully organized manner में किया जाता है. Third, we talk about is management fraud. The risk of not detecting management fraud is much higher as compared to employee fraud, because management directly और indirectly कुछ ना कुछ तो क्या कर सकता है, financial statements, accounting records को affect कर सकता है. Last में इसीलिए you are always supposed to be what, alert to the circumstances that may indicate what, potential misstatements. Clear एकदम? Yes sir. अब जो टॉपिक आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, बाय गॉड यू विल एंजॉय. दिस इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ना, अब ये फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. जितनी भी बातें अभी तक हमने करी ना, तो बेटा इट इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, किस वजह से क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं. So fraud risk factors are the events or conditions that indicate incentive, pressure to commit the fraud or to provide an opportunity to commit the fraud. तो ऐसे कौन से हैं, तो आइए जरा देखते हैं इसको. What is the incentive pressure?
नीड टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टी टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग में क्रिएट प्रेशर टू कमिट एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग। जैसे आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप्स दे नीड व्हाट फंडिंग, स्टार्टअप नीड व्हाट फंडिंग। सो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, दे आर अंडर प्रेशर टू शो दैट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, एंड फॉर दैट दे मे रिसोर्ट टू व्हाट fraudulent activities. Number 2, the granting of significant bonuses if unrealistic profit targets are met may create incentive to commit fraud. जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग फिक्टिशियस पर्संस को दिखा देंगे कि वो लोग सेल कर रहे हैं। आपको पता है पहले, मतलब ये जो है ना एग्जाम्पल, ये ओला ओला नहीं, ये किधर होता था, ये उबर में होता था। उबर में ये उबर ड्राइवर्स है ना, ये लोग फ्रॉड करते थे ऐसे। ये लोग क्या करते थे, राइड्स बुक कराते थे अपने दोस्तों से, यारों से। अब देखो क्या होता था, फर्स्ट 5 राइड्स तो फ्री होती थी जब उबर न्यू लॉन्च हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, अपने दोस्तों को बोलते थे राइड्स बुक करो, वो राइड्स बुक करते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस में हो गया राइड बुक, तो उनको रेटिंग मिलती थी, उनके वो टारगेट्स अचीव होते थे। तो इसीलिए कंपनी उनको और इंसेंटिव्स देती थी, क्योंकि उबर का क्या था कि नया आए ना अपन, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज्यादा राइड्स लेनी है आपको, तो होना चाहिए, तो कुछ भी करो करके। तो ये लोग अपने दोस्तों यारों को ऐसा बोलते थे, अनरियलिस्टिक करते थे और कंपनी को लूट लिया था। फैक्ट है ये एकदम। उसके बाद कंट्रोल एनवायरमेंट, क्या बोला, एक एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टी फॉर फाइनेंसिंग, सिग्निफिकेंट बोनसेस टू अचीव द अनरियलिस्टिक गोल्स, बराबर। और कंट्रोल एनवायरमेंट दैट इज नॉट इफेक्टिव में क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट व्हाट फ्रॉड्स। मतलब फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे अपन, नो मैनेजमेंट ओवरसाइट, नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस, तो these are the fraud risk factors. सो ऐसे बहुत सारे। अब अपन क्या करने वाले भाई साहब, फुल एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अभी अपन सिर्फ इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाना है, ठीक है। चलो, बिकॉज ये जो है ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने को पता होना चाहिए कि ये लोग कैसा चोरी करेंगे, और जैसा वो लोग चोरी करेंगे उसके हिसाब से अपन उनकी चोरी पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। सो आओ देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सो क्या कह रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू misstatements arising from fraudulent financial reporting. ओके, सो अभी क्या कह रहे हैं, बकायदा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बात हो रही है, इंसेंटिव या प्रेशर, ठीक है। चलो, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटीज ऑपरेटिंग कंडीशंस सच एज। अभी प्रेशर क्या क्या है, इंसेंटिव क्या क्या है। सो अगर आपका हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है और मार्केट सैचुरेशन अकंपनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन्स, तो देयर इज अ प्रेशर टू कमिट व्हाट फ्रॉड्स। हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ऐसे केस में अगर आपको उस मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी। यहां पे आप समझिए एग्जाम्पल जो है ना, ये सत्यम का ही एग्जाम्पल बेस्ट है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई विप्रो टीसीएस भयंकर परफॉर्म कर रहे थे, और इनको सरवाइव करने के लिए मतलब बहुत जान पे
मतलब इट वॉज दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. सो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा बताने के लिए कि हम लोग एकदम वेल टू डू है करके. मार्केट सैचुरेशन, डिक्लाइनिंग मार्जिन, तो ऐसे केस में देर इज व्हाट एन इंसेंटिव और प्रेशर, वो प्रेशर है. उसके बाद हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, कि देर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस और इंटरेस्ट रेट्स. तो अगेन देर इज व्हाट एन इंसेंटिव और प्रेशर, कि देर इज अ हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस. आपका धंधा जो है ना, ये कंटिन्यूसली क्या है, चेंज होते जा रहा है. तो आपको मतलब इतना रिस्क क्रिएट हुआ है कि भाई हम लोग कैसे सरवाइव करें, सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. अब जैसे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस. सो अगर टेक्नोलॉजी की वजह से पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे बिजनेस, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर. सो ऐसे केस में भाई साहब प्रेशर बनता है सरवाइव करने के लिए, अफ्लोट रहने के लिए. बराबर. प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है. अब मार्केट में अपना प्रोडक्ट कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है. तो ऐसे केस में हमारे ऊपर प्रेशर है कि वी फ्रॉडुलेंटली रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शो दैट वी आर डूइंग फैंटास्टिक, वी आर डूइंग वेरी वेल. और इंटरेस्ट रेट्स, बराबर, इफ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड्स एंड बिजनेस फेलियर्स इन ईदर द इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी. आपका प्रोडक्ट अब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंडलाइन टेलीफोन्स, बट आपको फिर भी दिखाना है कि आप बहुत अच्छे हो, बराबर. बिजनेस फेल हो रहे हैं, बराबर के नहीं. तो ऐसे केस में ईदर द इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी. सो लैंडलाइन टेलीफोन्स कस्टमर डिमांड, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉड करेंगे. ऑपरेटिंग लॉसेस, a threat of bankruptcy or hostile takeover, negative cash flows, बराबर. rapid or unusual profitable rapid growth or unusual profitability compared to that of other companies in the same industry, new accounting or statutory or regulatory requirements, that is what an incentive. ठीक है, रीड कीजिए इन सारे पॉइंट्स को. चलो डन. सॉरी बाय मिस्टेक वो आ गया था. चलो. सो ये इंसेंटिव प्रेशर्स. एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज. प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. वापस एक बार, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टी जो हमारे धंधे में पैसा लगा रहा है, बराबर. अगर मान लो गूगल ने एयरटेल में पैसा लगाया, तो गूगल से ज्यादा एयरटेल के ऊपर प्रेशर रहेगा कि गूगल के रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपेक्टेशंस को हम लोग पूरा करें. सो वी हैव टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, institutional investors,
मतलब वी हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर ट्रेंड और लेवल, क्योंकि अगर बाहर के लोग हमारे में पैसा लगा रहे हैं तो हम लोग को वो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर। अगर हम लोग को और एडिशनल डेट या फाइनेंसिंग चाहिए तो हम लोग को ये प्रेशर है। मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स और डेट रीपेमेंट और अदर डेट कोवनेंट, कोवनेंट मतलब क्या, अग्रीमेंट्स। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब ये जो है ना, आप समझो बात को, जब आप ऑडिट्स करते हो ना तो आपने ये इंडिकेटर्स को ढूंढना है, ये फैक्टर्स को आपने देखना है कि क्या हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट आउटडेट हो रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या क्या इनके ऊपर प्रेशर है, क्या यार थर्ड पार्टी ने इसके बिजनेस में पैसा लगाया तो इसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी गलत गलत कर सकते हैं। इनको डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो उनका वो इतना सॉल्वेंसी होना चाहिए, ये रेशियो डेट इक्विटी का मेंटेन करना चाहिए। मतलब आप समझो ये बेसिकली वो फैक्टर्स है, समझे क्या बात को, कि दैट पुट्स व्हाट अ प्रेशर, बराबर, दिस पुट्स व्हाट अ प्रेशर ऑन दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट, बराबर, मतलब अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑन पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस सच एज बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स, मतलब अगर अपने को बिजनेस कंबाइन मतलब मर्जर करना है या हम लोग को कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होना है, अवार्ड मतलब रिसीव होना है, टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अगर हमारा, आप समझिए ना बात को, अगर हम लोग बिजनेस को मर्ज करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड अवार्ड होने वाला है, मतलब अपने को ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होने वाला है, तो क्या कहते हैं भाई कि अगर मेरा पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा ना तो मुझे ये मर्जर नहीं होएगा, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो यार मेरे ऊपर है ना ये इतना प्रेशर है कि अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मुझे वो प्रॉफिट लेवल दिखाना पड़ेगा। मुझे अगर एडिशनल पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा उतना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा। मुझे अगर लिस्ट करानी है कंपनी को तो मेरे को लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तुम समझ रहे क्या बात को। अगर मेरा पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखता है तो मेरा बिजनेस मर्जर नहीं होगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिसीव नहीं होगा, ये सब दिक्कतें होगी भाई, समझा क्या। सो दिस पुट्स व्हाट अ प्रेशर। So information available indicates that personal financial situation of management or TCWG is threatened by entities financial performance. अगर उनको financial interest है, portions of significant portions of their compensation are based on that, personal guarantees है, excessive pressure on management or operating personnel to meet financial targets। तो ये क्या है ये, अगर उनका मैनेजमेंट का या टीसीडब्ल्यूजी का फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है उनके, पढ़ लीजिए ये। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये हम लोग ने इंसेंटिव या प्रेशर की बात करी। फिर ये प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर्स कैसे आते हैं उनके ऊपर, कि उनके ऊपर प्रेशर कैसे आया कि उनका खुद का जो है ना ज्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब दे आर व्हाट, लेट अस से मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो लोग खुद। तो इसके लिए वो कंपनी का कुछ खराब नहीं चाहेंगे या खराब होने नहीं देंगे, या खराब होगा तो भी दिखाएंगे नहीं वो लोग, बराबर है। उनको सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ देयर कॉम्पेंसेशन, बराबर, मतलब उनका रेम्यूनरेशन, बराबर, ये बेस्ड ऑन टारगेट्स है, या इधर अपन लिखते हैं टारगेट बेस्ड। ये कैसा है, ये टारगेट बेस्ड है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उनकी पर्सनल गारंटीज है, बराबर, जैसे किंगफिशर का अपना विजय माल्या, तो विजय माल्या ने पर्सनल गारंटीज दिए थे, ठीक है। सो ऐसी कुछ बात है। अब अपॉर्चुनिटीज, मौका 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 मौका। तो अभी हम लोग बच्चा बात कर रहे हैं किसके बारे में, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इज दी अपॉर्चुनिटीज। तो चर्चा हो रही है किसके बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, आपका धंधा कैसा है उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी उधर फ्रॉड करने की है या नहीं है। जैसे सिंपल सिंपल बात है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस,
आप फ्रॉड कर सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, और टू डोमिनेट सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर दैट अलाउज द एंटिटी टू डिक्टेट टर्म्स। अदानी, जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट में हम लोग ने देखा, कुछ तो फैक्ट्स होंगे उसके अंदर, बराबर। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज विच आर डिफिकल्ट टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब क्या? कंफर्म। मतलब आपके एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यूज, बराबर, विच आर बेस्ड ऑन व्हाट एस्टिमेट्स, एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, उसमें एस्टिमेट्स है, एंड दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट सब्जेक्टिव जजमेंट्स और डिफरेंट अनसर्टेनिटीज जो आप कंफर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, significant operations located or conducted across international borders, use of business intermediaries, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, significant बैंक अकाउंट्स और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शंस। तो ये सब क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच एक्टिविटीज क्रिएट व्हाट अपॉर्चुनिटीज। रीड कीजिए उसको। अच्छे से रीड करो उसको, सिर्फ घूरो मत उसको। चल, सो लेट्स गो आगे। अब बारी आती है, द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। मैनेजमेंट का ध्यान इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन, domination of management by a single person or small group without compensating controls, or oversight by TCWG over financial reporting and internal control is not effective. There is a complex or unstable organizational structure as evidenced by the following। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है, मतलब जो अपन कहते हैं जो आपकी हायरार्की है, बराबर, दैट इज अनस्टेबल, बराबर। सो इस वजह से और प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग हु हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज और मैनेजरियल लाइंस ऑफ ऑथोरिटी, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया हायरार्की, एंड हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और टीसीडब्ल्यूजी। टर्नओवर मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो अपन लेबर टर्नओवर सीखते हैं ना, बराबर के नहीं, तो इनका रोटेशन हो रहा है, बराबर के नहीं, लीविंग एंड कमिंग, लीविंग, बराबर के नहीं, बहुत ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं। सो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स आर डेफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, क्या है यहाँ पे, inadequate monitoring, high turnover rates, accounting information that are information systems that are not effective, situations involving deficiencies in internal control। क्लियर एकदम? यस। सो क्या क्या बातें करी अपन ने, इंसेंटिव प्रेशर पढ़ लिया अपन ने,
जिसके एग्जाम्पल्स अपन ने देखे कि क्या क्या इंसेंटिव या प्रेशर में हुआ था, कंपटीशन, बराबर, नेगेटिव कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग लॉसेस, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना है, वैसा प्रेशर के बारे में बात करी, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी कि मौके कब मिलते हैं, रिलेटेड पार्टीज के साथ मौके मिल जाते हैं, फाइनेंशियल प्रेजेंस है आपका तो मौके मिल जाते हैं, अगर आप एस्टिमेट्स कर सकते हो अपने हिसाब से जो डिफिकल्ट है कंफर्म करने के लिए तो मौका मिल गया चोरी करने का, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हो मौका मिल गया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, टैक्स हेवन कंट्रीज में लोकेटेड हो मौका मिल गया चोरी करने का, शेल कंपनीज बना ली, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स है आपके, तो ये सब क्या है, अलग अलग मौके है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कुछ चोरी चकारी आप कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशंस। अभी एटीट्यूड मतलब क्या है आप सबको पता है। एटीट्यूड मतलब अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट द थॉट प्रोसेस, सोच, सोच के वजह से क्या क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, सपोर्ट और एनफोर्समेंट ऑफ एंटिटीज वैल्यू एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ऑफ और द कम्युनिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज का और एथिकल स्टैंडर्ड्स का दैट आर नॉट इफेक्टिव। मतलब आप समझिए बात को, इसमें अपन क्या कहते हैं कि कितने अच्छे से आप कम्युनिकेट, इंप्लीमेंट और सपोर्ट या एनफोर्स करते हैं, बराबर के नहीं, आपके वैल्यूज प्रिंसिपल्स को। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि भाई चोरी करना ये गलत बात है, भाई नहीं नहीं करने का, चोरी बीरी है, क्या फालतूगिरी लगा के रखा है, तो ऐसे केस में लोग जो है ना वो फ्रॉड्स नहीं करेंगे। बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप वो वैल्यूज वो कुछ बराबर से एनफोर्स नहीं कर रहे हो, तो लोग चोरी करेंगे ना। तो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड और रैशनलाइजेशंस। आप कितना बढ़िया तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जब मम्मी आपको बचपन में याद होगा, आप किसी और का इरेजर भी लेके आते थे तो मम्मी आपको बहुत मारती थी, बहुत पिटाई करती थी आपकी। तो आप समझिए वो उतना स्ट्रांगली एनफोर्स किया गया था, और फिर आप आज तक किसी की कोई भी चीज आपको आप हाथ भी नहीं लगाते हो, बराबर है। बट अगर आपको कभी ऐसा किसी ने टोका ही नहीं, रोका ही नहीं, तो आपका एटीट्यूड बन गया कि क्या इट्स अ नॉर्मल थिंग, पेन चोरी करना, इरेजर लेना, इट्स व्हाट नॉर्मल। समझे बात को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड, आप कितना अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से चीजें कम्युनिकेट करते हो। नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन और प्री ऑक्यूपेशन विथ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। अरे जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग इन्वॉल्व हो रहे, क्या बात कर रहे हो। नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस, ये तो वर्ल्ड फेमस लोग हैं, सत्यम, बराबर के नहीं। उसके बाद हम लोग ने बात करी नीरव मोदी लेड गीतांजलि ज्वेल्स। अरे भैया ये लोग तो जाने माने शातिद लोग हैं फ्रॉड करने वाले। ये जब आप कोई नया कंपनी स्टार्ट करेंगे, नया बिजनेस करेंगे, तो उसमें भी अपने को दिखेगा कि भाई ये लोग तो क्या भाई, क्या बोलने का इनको, तो इनका इतिहास ही बोल रहा है, देयर हिस्ट्री इज लाइक दैट कि दे हैव बीन non-complying with the laws and they are going to fraudulently report financial statements. Excessive interest by management in maintaining or increasing the stock prices और earnings, मतलब उनको क्या है, अपना शेयर प्राइस बढ़ाने का, सो दैट फिर वो एक टाइम मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, बेच बिचा के नक्की हो जाएंगे। तो भाई उनका एटीट्यूड यही है कि स्टॉक मार्केट प्राइस को इन्फ्लेट करो, फिर उसको बेच दो, अपना प्रॉफिट निकाल लो। अगर यही उनका एटीट्यूड है, यही उनका सोच है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। Practice by management of committing to analyst, creditors and other third parties to achieve aggressive और unrealistic forecast। अपने को थर्ड पार्टीज को खुश करने का है, क्रेडिटर खुश रहने चाहिए, बैंकर्स खुश रहने चाहिए, इन्वेस्टर एनालिस्ट ने हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, वी शुड बी इन देयर गुड बुक्स। तो उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस हम लोग ने अच्छा दिखाना है। फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, पता है गलत हो रहा है बट फिर भी वो लोग कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, क्या मैनेजमेंट बनेगा रे तू, बराबर के नहीं। एंड इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनअप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज द रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस, जानबूझ के खर्चे कम दिखाना, कौन बोले कौन भरेगा इतना टैक्स, ये है क्या, नहीं भरने का, खर्चे दिखा, फिक्टिशियस पेमेंट्स दिखा, एटीट्यूड इज दैट ना, बराबर की नहीं। लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, बराबर, मतलब सीनियर मैनेजमेंट इज व्हाट, मतलब उनका मोरल ही, मतलब वो क्या बोले, दे आर व्हाट,
दे आर नॉट इंटरेस्टेड रे, दे आर व्हाट, क्या बोल रहे अपन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कहाँ ये सब बोल रहे, कौन मगजमारी करेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अरे तुम सीनियर लोग है, बोलते नहीं नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बराबर। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो बिजनेस के लिए जो चीजें खरीदी वो अपनी है, अपनी है वो पर्सनल, फ्रॉड होएगा ही ना। डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स, रिकरिंग अटेम्प्ट्स बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई मार्जिनल और इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, बराबर के नहीं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द करंट प्रीडिसेसर ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड, रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड, बराबर के नहीं। इट इज व्हाट हार्ड एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में का रिश्ता जो है ना, ये भाई अब थोड़ा तान तनाव वाला बन चुका है। जैसे कि उनमें हर बार डिस्प्यूट्स होते हैं, बराबर। वो बोलते हैं हम ऐसा रिपोर्ट करेंगे, तो वो बोलते हैं नहीं। वो बोल रहे यार तुमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिस्टिंक्शन नहीं दिखाया, बोलता है जरूरत नहीं है। अरे करना पड़ेगा भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मिस एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमेशा डिस्प्यूट्स। अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन दी ऑडिटर, सच एज जल्दी जल्दी वो क्या करो, टाइम पे खत्म करो उसको, बराबर। अरे भाई विल नीड टाइम, इसीलिए फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बाइजूस के ऑडिटर ने रेजिग्नेशन काय को दिया, फिर यही बोला कि टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग को दिया नहीं, हम लोग जा रहे छोड़ के भाई, ठीक है ना। सो अनरीजनेबल डिमांड्स, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, बराबर की। दैट अनअप्रोप्रिएट लिमिट एक्सेस टू पीपल, इसको नहीं मिल सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एंड डोमिनियरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर इन डीलिंग विद द ऑडिटर, स्पेशली इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। तो आप अगर ऐसा करोगे, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बेटा, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये। सो ऐसे कौन से इवेंट्स, कंडीशंस है जिसके वजह से द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर बिकम्स व्हाट स्ट्रेन। तो ऐसे केस में भाई फिर अपन बोलेंगे यार ये गलत कर रहे हैं तुम हमारे साथ, तो ना, ये नहीं चलेगा ऐसा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ये कौन से है, ये एटीट्यूड के बारे में बात हो गई है। सो ये सारी बातें जो हमने इंसेंटिव, प्रेशर या एटीट्यूड या अपॉर्चुनिटीज की जो बात करी, वॉज इन रिलेशन टू व्हाट, द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक बार ये एटीट्यूड वाले पॉइंट बेटा पढ़ लो। पढ़ने का ये सब क्या है, एग्जाम के लिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो इसको, रीड केयरफुली। पढ़ो पढ़ो अच्छे से, कम ऑन गाइस, अंडरलाइन करो, मार्किंग करो, क्या क्या हो रहा है समझो, उनके एटीट्यूड के बारे में बातचीत हो रही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अब यहां से, नेक्स्ट पॉइंट। अभी अभी ये किसके बारे में हो गया, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। सो इधर अपन ने इसके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये एग्जाम्पल्स हमने रीड करे, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, एक इंसेंटिव या प्रेशर के बारे में बात करी, फिर हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी, इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, और उसके बाद हमने एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन के बारे में बात करी, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ने पढ़े, सही है। अभी सेम वे में यहां पे अपन को ये सेम टू सेम
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अभी किसके लिए पढ़ना है? फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब एसेट की चोरी करने के लिए कैसे क्या क्या बातें हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब ये फुल एग्जांपल है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बस अपने को पता होना चाहिए कि कल चल के भाई तू ऑडिट करने जाएगा तो ऐसी क्या क्या घटनाएं होगी कि जिसके वजह से तेरे को पता चलेगा कि हाँ भैया ये जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा चोरी कर रहे हैं उसको, ठीक है जी। ओके, तो रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट इंसेंटिव या प्रेशर का पढ़ते हैं, फिर दूसरा अपॉर्चुनिटीज का पढ़ेंगे, फिर तीसरा एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन का पढ़ेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ना, दोनों के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ये खत्म हो जाएंगे अपने। क्या बात है। इंसेंटिव या प्रेशर, कैसा मौका मिल रहा है इनको, आइए देखते हैं क्या इंसेंटिव क्या प्रेशर है। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, समझ रहे हैं क्या? उस एम्प्लॉय का पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगा, उसको बच्चे की स्कूल फीस भरनी रहेगी। क्या कर सकता है वो? उसके पास पैसे नहीं है, कंपनी दे नहीं रहा है, चोरी करेगा ना भैया? चोरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना सर। may create pressure on management or employees with access to cash or other assets susceptible to theft. Adverse relationship between the entity and employees with access to cash and others susceptible to theft may motivate the employees to misappropriate. मैं ईमानदारी से देखो, मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन है, मैं चोरी करेगा। मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है, बट साला तुम मेरे से ठीक से बातचीत नहीं कर, हर बार आके मेरे को टोकते रोकते, काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, साला किरकिरी हर बार चालू है, चोरी करेगा बराबर। उसके बाद नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। ले ऑफ मतलब क्या समझते हो? ले ऑफ मतलब उनके जॉब्स जो है वो हम लोग क्या करने वाले, टर्मिनेट करने वाले। हे मालूम है, ये अपने को निकालने वाले, पहले ही चोरी करके नक्की हो जाए। उसके बाद एंटिसिपेटेड चेंजेस इन एम्प्लॉय कंपेंसेशन और बेनिफिट प्लान्स इफ दे आर गोइंग टू बी रेड्यूस्ड। क्या करेंगे अपन? चोरी करेंगे ना बाबा, बराबर कि नहीं? इफ दे आर व्हाट गोइंग टू बी रेड्यूस्ड, चोरी कर देंगे। प्रमोशन कंपेंसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विथ व्हाट एक्सपेक्टेशन। यार मैं सोचा था मेरा इंक्रीमेंट 20% होगा, यार तुमने तो सिर्फ 5% करा। 5% भी काय को करा? जान दे, चोरी करके मैं अलग 15% और कमा लेता हूं ना, काय को टेंशन लेने का। सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट incentives or the pressures resulting into what the misappropriation of assets को चोरी कर देंगे। अपॉर्चुनिटी में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ओ गिनते भी नहीं है, इतना पैसा है, इतना पैसा। जो कैश एंड कैरी बिजनेस होता है ना, इतना पैसा होता, समझ में भी नहीं आता, वहां पे लोग 200-500 चोरी भी कर लेना, फर्क नहीं पड़ता। इन्वेंट्री आइटम्स विच आर स्मॉल इन साइज बट हाई इन वैल्यू और हाई इन डिमांड, तो चोरी कर लो उसको, छोटू सी चीज, बराबर के नहीं? जैसे अपना एग्जाम्पल, मतलब छोटू सा गोल्ड का इतू सा भी चुराया, बहुत पैसा मिल जाएगा उसको, बराबर। सिल्वर चुरा लिया, बहुत पैसा मिलेगा उसको, ठीक है। ऐसा कन्वर्टेबल एसेट्स, बेरर बॉन्ड्स, डायमंड्स, देखो कंप्यूटर चिप्स, चुरा लो उसको। फिक्स्ड एसेट्स which are small in size, marketable and lacking observable identification of ownership. अपना पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बराबर के नहीं? फिक्स्ड एसेट्स तो छोटा है, आराम से बेच सकते हैं उसको। ऑर्गेनाइजेशन में कैमरा होगा, बराबर के नहीं? अभी जैसे हमारा ये कैमरा जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, छोटू सा है, ऐसे 4-5 कैमरा है, एक कैमरा गायब भी होगा, समझ में भी नहीं आएगा किधर है, तो ऐसा। सो दैट इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। Inadequate internal control over assets may increase the susceptibility of misappropriation. For example, misappropriation of assets may occur because of inadequate segregation, inadequate oversight by senior management, inadequate management oversight of employees, inadequate job applicant screening, सही एम्प्लॉय को नहीं चुना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, inadequate record keeping of the assets,
मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हो, या ऐसा सीधा लिख देता हूँ, फिक्स्ड एसेट की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसेट रजिस्टर की बात करता हूँ, एसेट रजिस्टर की inadequate system of authorization and approval, inadequate physical safeguard, lack of complete and timely reconciliation, lack of timely and appropriate documentation, lack of mandatory vacations जो rotation के लिए काम में आता है, inadequate management understanding of IT, inadequate access controls over automated records. तो ऐसे के ये सब जो है ना, ये क्या है, सब मतलब भाई तुम में वो काबिलियत लैकिंग है। ये इंटरनल कंट्रोल्स, आप समझिए बात को, ये इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, इनएडिक्वेट है। अगर सेग्रीगेशन है तो ये कंट्रोल है, ओवरसाइट है कंट्रोल है, ओवरसाइट है कंट्रोल है, एप्लीकेंट स्क्रीनिंग ये कंट्रोल है, रिकॉर्ड कीपिंग कंट्रोल है, ऑथराइजेशन अप्रूवल कंट्रोल है, फिजिकल सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स कंट्रोल है, रिकंसिलिएशन कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल है, वेकेशन पे जाना तो उसके जगह दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग होना कंट्रोल है, एक्सेस के ऊपर। तो आप समझिए ये सारे जो मैंने ब्लू में अंडरलाइन करे, ये क्या है, अलग अलग टाइप के कंट्रोल है एसेट्स के ऊपर के। बट अगर वही इनएडिक्वेट है तो प्रॉब्लम, समझा? रीड करो दोबारा से, बॉडी के अंदर जाने दो उसे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, पढ़िए उसको। पढ़ो पढ़ो, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब एग्जाम्पल, ये बचपन में पढ़ा था रे, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, आपको चाहिए इसके एग्जाम्पल बोल देता हूं। तो इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जाम्पल, अकाउंटिंग ऑफ कैश एंड कलेक्शन ऑफ कैश। ठीक है, inadequate oversight of senior management expenditure such as travel and other reimbursement। सो इससे क्या हो सकता है, फेक रीइंबर्समेंट हो सकते हैं। inadequate supervision, तो वहां पे भी चोरी हो सकती है। इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज आएंगे विच विल हैव व्हाट, चोरी करने का एटीट्यूड। एसेट रजिस्टर, ऑथराइजेशन, फिजिकल स्टैंड सेफगार्ड्स, रिकंसिलिएशन, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी लास्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं एटीट्यूड को लेके। सो डिसरिगार्ड टू, एटीट्यूड क्या है, डिसरिगार्ड फॉर नीड ऑफ मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क, मतलब इज्जत ही नहीं देना मॉनिटरिंग और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। अरे कौन ध्यान रखेगा यार, छोड़ना, कौन रिस्क को, एटीट्यूड वैसा है तो चोरी होगी। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर फोकस नहीं करना, बोलते इज्जत नहीं देना इंटरनल कंट्रोल को। ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिस्प्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद एंटिटी और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल। भाई तुम एकदम, अभी तो भाई पहले कैसे रहते थे, अब ऐसा एकदम चकाचौंध एकदम, भाई क्या है, उससे पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चोरी कर रहे हो। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, आप क्या करते हो, आपका अगर 500 रुपये भी चोरी हो गया आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है क्या ये चिल्लर के लिए क्या ही इतना लोड लेने का। तो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, आप समझिए बात को, वो चोरी करते जाएंगे। सही है एकदम, यस, वेरी गुड, बहुत एग्जाम्पल हो गए यार सर। ठीक है, सो ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं बॉस, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो लास्ट टॉपिक डन थे, व्हाई इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज नेसेसरी,
ये क्यों कर रहे हैं अपन ऊपर का? द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट टू सी वेदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट. They may not necessarily indicate the existence of fraud. Not necessarily indicate existence of fraud. They have often been present in circumstances where fraud have occurred and therefore may indicate that there is a risks of material misstatement due to fraud. So fraud risk factors अगर वो है तो जरूरी नहीं कि वो इंडिकेट करेगा कि फ्रॉड है, बट वो ये बताएगा कि क्या यहाँ मतलब यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है. The fact that fraud is usually concealed make it very difficult to detect. Nevertheless, auditor may identify the fraud risk factors. Fraud risk factors cannot easily be ranked in order to of importance. The significance of fraud risk factors varies widely. Some of these will present in entities where specific conditions do not present risks of material misstatement. Accordingly, the determination of whether a fraud risk factor is present and whether it is considered in assessing due to fraud requires exercise of what professional judgment. So basically क्या हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं इसको कि फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, करेक्ट है. तो इसीलिए अगर वो सर्कमस्टेंसेस या वो इवेंट्स अगर वहां पे अपने को देखने को मिलते हैं तो एटलीस्ट हम लोग वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नो डाउट ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वेरी होते हैं, बराबर है. इट कैनॉट बी रैंक्ड ऑफ इंपॉर्टेंस की ऐसा है तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ऐसा है तो बहुत कम फ्रॉड है, ऐसा. ठीक है. सो दिस इज व्हाई इवैल्यूएशन इज नेसेसरी. ओके, ऐसे 17 पॉइंट्स है बॉस इस ऐसे 240 में. सो जिसमें अभी तक हम लोग ने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे. करेक्ट है एकदम? यस सर. सो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे. दैट इज अ शॉर्ट ब्रेक, राइट? सो थैंक यू.